नमस्कार। चलन अब पढ़ेगा इंडिया। आज हम देखेंगे बीपीएससी का इस सीरीज में 40वें संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 1995 का जो क्वेश्चन था वो उसमें पूछा गया क्वेश्चन। इसमें भी 150 नंबर के क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन में हम ध्यान देते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, छोटा नागपुर का पठार। ये है एक, तो इसका जवाब हो जाएगा हाँ। इसमें एक्चुअली मैंने मार्क कर रखा है क्योंकि ये पुराने बुक से है और उसे मैंने मार्क कर रखा था। तो चलो कोई बात नहीं, आप बस जो भी मैं बता रही हूँ, फैक्ट्स बता रही हूँ, वो चीज़ पर ध्यान रखिए। ऐसे भी तो आंसर बताना ही बताना है। तो छोटा नागपुर पठार का जो पठार है वो एक संप्राय भूमि है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, छोटा नागपुर पठार है कहाँ में? तो वो झारखंड में है। झारखंड में भी कहाँ में? रांची में। भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है, तो ये है आपका उपतट में। जो उपतट में होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण जो मछलियों के उद्योग होते हैं वो वहीं पर होते हैं। मरमा गांव पतन कहाँ है? तो मरमा गांव के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ। मरमा गांव पतन कहाँ में है? ये है आपके गोवा में। ठीक है, अगला देखते हैं कि सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो हिमनद की बात करें तो सबसे बड़ा हिमनद जो है वो आपका गंगोत्री है। ओके, उसके अलावा गंगोत्री के बाद आपका रुंडून आता है और रुंडून के बाद आपका कंचनजंगा है। कंचनजंगा के बाद केदारनाथ है। ये सारे के सारे कहाँ हैं? गंगोत्री की बात जब कर लो आप, तो गंगोत्री कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम क्या है? इसमें आपका दे दिया गया है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं बिहार अवरोही क्रम के रूप में क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्योंकि ये 1995 का क्वेश्चन था, तो तब के अनुसार से तो आपका बिहार जो है वो बिहार आपका उत्तर प्रदेश से भी बड़ा था। लेकिन अब जबकि डिवाइड हो चुका है, तो अब के सेंस में हम देख लेते हैं कि पहले तो हो गया आपका उत्तर प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, फिर बिहार, फिर आंध्र प्रदेश, ऐसे हो जाएगा। अब तो आंध्र प्रदेश का भी विभाजन हो गया है। मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है, तो मानसून का जो निर्वर्तन होता है वो आपका जैसे साफ आकाश वगैरह देखो तो आप उससे एक आइडिया लगा सकते हैं। तो वही चीज़ है ये। निम्न से कौन सी भूमि बंधित नदी है? कौन भूमि बंधित नदी है? तो जो लूनी नदी है, लूनी नदी आपका राजस्थान में है और ये चारों तरफ से भूमि बंधित नदी है लूनी नदी। भारत में चावल के कटोरा क्षेत्र का नाम क्या है? तो चावल का कटोरा अगर कर दे तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो है वो चावल का कटोरा है से प्रसिद्ध है। समस्त विश्व में चीतों की जो सर्वाधिक आबादी भारत में है, तो भारत में इसका अनुमानित संख्या क्या है? तो भारत में अनुमानित संख्या चीता का तब के सेंस में, आज का नहीं, तब के सेंस में वो 6000 था। आज के डेट में तो और ज़्यादा है। अच्छा, आप एक चीज़ बता सकते हो कि बाघ की संख्या अभी भारत में कितनी है? अभी क्योंकि बढ़ी है तो फिर न्यूज़ में काफ़ी था और एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। ग्रीन पीस या हरित शांति क्या है? तो हरित शांति आपका पर्यावरण समर्थन का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। डी नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्यों? क्योंकि जो हवा के कारण जो बाष्पीकरण का जो दर है वो तेज हो जाता है, तो ओस नहीं बनती। नीला समुद्र प्रतीत होता है। समुद्र नीला होने की बात करें या आकाश नीला होने की बात करें, एक तो मेन रीज़न है उसका, वो है आपका प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? जो आपका लाल रंग होता है वो कम प्रकीर्णित होती हैं और आसमानी बैगनी कलर जो है वो ज़्यादा प्रकीर्णित होती हैं। दोनों का मिक्सअप हो जाता है और मिक्सअप होने से ही आपका लाल रंग जो नीला रंग दिखाई देता है। तो समुद्र का और आकाश में आकाश का जब परावर्तन होता है तो वो समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना होता है। फिर उसके अलावा भी हो गया कि जल का प्रकीर्णन के कारण। तो ये दोनों रीजन है। बी नंबर ऑप्शन सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन जो पक्षी है वो है आपका कीवी, वो जो उड़ नहीं सकती। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो मृदा अपरदन क्या से रोका जा सकता है? वृक्षारोपण करके। तो ये हो जाएगा वनारोपण करके, वही सेम ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि पत्थर के कोयले के भंडार के रूप में
कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो पत्थर के कोयले की बात करा जाए तो वो है आपका चीन। पहले भी था, आज भी है। ठीक है। अच्छा, ये देखिए कि पारिस्थितिक संतुलन बनाने के लिए न्यूनतम वन कितना होना चाहिए? तो 1/3 होना चाहिए, यानी 33% वन होना चाहिए। तो टोक्यो, न्यूयॉर्क और लंदन, ये तीनों समुद्र के किनारे बसा हुआ है और तीनों पता नगर है, लेकिन कैनबरा जो है वो बीचों बीच में बचा हुआ है, उसके किनारे कोई समुद्र नहीं है, वो पता नगर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आग्नेय चट्टान के रूप में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आग्नेय चट्टानें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों तरीके की चट्टानें होती हैं। हमारी आकाशगंगा की केंद्र में की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो सूर्य को 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र आयोजन करने के लिए उसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने के लिए कौन से अनुच्छेद में वर्णित है ये चीज? तो अनुच्छेद 175 के 2 में क्या वर्णित है कि विधानसभा का सत्र आयोजन के लिए जो राज्यपाल है वो निर्देश देंगे। तो सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जिला विकास पदाधिकारी होता है, जो स्टेट पीसीओ के थ्रू जाते हैं। भारतीय संविधान में निम्न अनुच्छेद में कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान है? तो विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान आपके अनुच्छेद 170 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो विधान परिषद जैसे बिहार में तो है ही, बाद बाकी इन राज्यों में नहीं है। विधान परिषद कहाँ है? यूपी में है आपका, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उसके अलावा फिर कर्नाटक हो गया, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये टोटल 7 राज्य है जहाँ पर विधान परिषद की बात की गई है, विधान परिषद है। ठीक है ना। अभी तो शायद एमपी भी है ना, शायद, हाँ एमपी भी है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना और विघटन किया जाता है तो केंद्रीय संसद द्वारा विधान परिषद की रचना और संगठन किया जाता है। विधान परिषद होने के लिए क्या चाहिए? वहाँ पर विधानसभा में 60 से अधिक सीटें और 500 से कम, यानी 60 से 500 के बीच में अगर सीटें हैं तो वहाँ पर विधान परिषद की संरचना की जा सकती है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? तब बुलाया जाता है जब किसी भी मैटर पर कोई भी ऐसा विधेयक लाया जाता है और उस पर दोनों जो सदनों है उनमें मतभेद हो जाता है, तो वैसे सेंस में बुलाया जाता है संसद का संयुक्त बैठक। तो डी नंबर ऑप्शन सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लोकसभा का नेता होता है, लोकसभा का नेता आपका प्रधानमंत्री होता है। अभी क्वेश्चन जो पिछले में देखा हमने कि लोकसभा के प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कौन सा क्रम सही है? तो प्रस्तावना की बात की जाए, आपको मैंने पहले भी बताया था कि प्रस्तावना को तो आप एक बार याद रख ही लें, कहीं घर में चिपका दे लिख करके, एक वर्ड उसका इम्पोर्टेंट है। तो सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धनवादी, गणतंत्र, ये हो गया आपका। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे? तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, राज्यसभा भंग ही नहीं होता। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर जो है वो पद त्यागना चाहे तो किसको त्यागेगा? तो उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है अपना सब ये इस्तीफा। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए जो स्थानों का आवंटन है वो कब के आधार पर किया गया है? तो 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है अगर उसे प्राप्त ना हो तो कुल वैध मतों का 1/10% अगर 1/10 भाग या 10% प्राप्त ना हो तो अपना मत वो खो देता है, तो वो हो जाएगा आप ये। ठीक है। 1/10 भाग को क्या बोला जाता है? कोरम बोला जाता है, ये भी ध्यान में आप रख सकते हैं। कोरम कितना होता है? तो 1/10 पार्ट होता है। लोकसभा को अपने उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा अगर मंत्रिपरिषद के सलाह पर। तो सी नंबर ऑप्शन आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। साफ्टा का पूर्ण नाम क्या है? तो साफ्टा SAFTA साउथ एशियन प्रीफिनेंशियल
प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हो गया आपका साफ्टा का फुल नाम, ठीक है। अगला हम देखेंगे कि विगत वर्षों में भारत की केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में हुआ। तो ये चीज़ क्योंकि करंट का क्वेश्चन है तो इसको हम ध्यान में रखेंगे नहीं, करंट का क्वेश्चन ऐसे ही मैंने मार्क कर रखा है पहले ही, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता था। भारत में एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, भारत को अल्प विकसित देश कहा जाता है, उसके कुछ रीजन है। जैसे यहाँ पर जो है एक तो जनसंख्या जो है वो बहुत ही तीव्र गति से वृद्धि हो रही है जनसंख्या में। उसके अलावा यहाँ पर कृषि पर निर्भरता है, फिर औद्योगिक उन्नति की जो गति है वो मध्य है, इसी कारण से आपको इसको तीव्र विकसित गति कहा जाता है, यानी कि मंद विकसित जो देश कहा जाता है। तो डी नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। सन 1991 की जनगणना के अनुसार, ये रहने दीजिए, अभी 2011 की जनगणना चल रही है और तुरंत अगले साल तो 2021 की जनगणना आ जाएगी, ठीक है। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है CSO वो करता है इसका राष्ट्रीय आय का आकलन। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है राज्य सरकार के लिए तो बिक्री कर, आज के टाइम में भी बिक्री कर है। और मैंने बताया था कि केंद्र सरकार के लिए आय का मेन जो स्रोत है जो वो कौन सा कर है, तो वो आप एक बार बताएं, उसका एक अलग नाम भी बताया था, तो वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आखिर बताया था मैंने, सॉरी। अब है क्वेश्चन कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। तो गेहूं का उत्पादन में जो है वो सबसे अधिक वृद्धि से गेहूं का उत्पादन हो रहा है। पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो अंतिम रूप से इसको पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति प्रदान करता था, लेकिन अब क्योंकि पंचवर्षीय योजना है नहीं, अब चेंज हो चुका है वो। योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। और योजना आयोग कैसी संस्था थी, आप ये एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि संवैधानिक थी या असंवैधानिक थी, क्या थी। बिजली का जो खपत होता है बिल किसके मापन पर आधारित होता है। तो वाट पर आधारित होता है बिजली का खपत। निम्न में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ से अल्फा, बीटा और गामा तीनों किरणें उत्सर्जित होती है, यानी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जल की कठोरता का कारण है। तो कैल्शियम, उसमें जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, इसकी जो उपलब्धता है वो जल की कठोरता का कारण है। निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सा है। तो सबसे भारी की बात यूरेनियम है। अच्छा, पिछले जो आपने देखा था 2018 का जो क्वेश्चन हुआ था उसमें भी ये सेम ऑप्शन, नहीं ऑप्शंस थोड़े चेंज थे, तो उसमें मैंने बताया था कि सबसे, इसमें तो ऑप्शन के अनुसार से है ना, लेकिन ऐसे अगर कह दिया जाए कि सबसे भारी कौन सा है तो क्या नाम बताया था वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हास्य गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड NO2 आपका हास्य गैस होता है। अच्छा, अगर हम बकरी और या भेड़ की मांस खाते हैं तो हम कौन से उपभोक्ता हो गए। तो वो हो गया आपका द्वितीय उपभोक्ता हो गए, ठीक है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन है एक स्तनी जानवर है, ठीक है। अपमार्जक क्या है, एकदम बिल्कुल देखना, सेम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बहुत ही रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से क्वेश्चंस, तो बिल्कुल ध्यान में रखें इन सारी बातों को। अपमार्जक क्या है। तो वो शोधन अभी करता है अपमार्जक। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है। तो आर्कियोप्टेरिक्स है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो जीवन चक्र, जड़ जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि सब अगर खत्म हो जाए तो फिर से आ सकता है, लेकिन आपका जड़ खत्म हो जाए तो फिर से नहीं आ सकता। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है। तो अधिकतम प्रोटीन की मात्रा आपकी सोयाबीन में पाई जाती है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है यूकेलिप्टस। अच्छा, यूकेलिप्टस को लगाने के लिए भी मना कर दिया गया है, क्यों, क्योंकि इसकी ये जो होता है ना यूकेलिप्टस जिस क्षेत्र में होता है वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है, पानी ये बहुत ज़्यादा खींचता है, इसके कारण से। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। यह युग में प्रोटोजोआ, शैवाल और जीवाणु थे। तो वो कौन सा युग था। तो 2 लाख वर्ष पूर्व पहले ही ऑलरेडी दिया जा चुका है,
क्वेश्चन में ही, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन इसके सही जवाब हो जाएंगे। सर्वदाता वर्ग का रक्त ग्रुप कौन सा है? तो ओ जो होता है वो आपका सर्वदाता होता है। एस्पिरिन, एस्पिरिन की बात की जाए तो एस्पिरिन क्या है? तो एंटीपायरेटिक्स है। पिछला भी आपने 2018 का क्वेश्चन देखा था, तो उसमें आया था एंटीबायोटिक्स का आपका एग्जाम्पल दिया गया था, और उसमें से पूछा गया था कि कौन एंटीबायोटिक है। उसमें एस्पिरिन भी एक एग्जाम्पल था। हाँ, तो यहाँ पर देखिए एस्पिरिन जो है वो आपका एंटीपायरेटिक होता है, ठीक है, एंटीबायोटिक नहीं। भारत के लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? क्योंकि ये तब का क्वेश्चन था, इस कारण से इसका 54 ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन 2000 में आपका बिहार से झारखंड अलग हो गया, तो अभी जो लोकसभा में सांसदों की संख्या है वो है 40, ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की आपकी गठन हुई, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गठन आपकी हुई 1934 ईस्वी में। और इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे पिछले में आपने देखा होगा कि पूछा गया था कि जो 1937 का जो इलेक्शन हुआ था उस टाइम में अध्यक्ष कौन थे, इस तरीके से। तो आप ध्यान में रखें इन सारे क्वेश्चंस को। 1966 से 1986 के बीच में नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के का जो क्षेत्र का पहचान करिए। तो नील खेतिहरों के लिए जो विद्रोह हुआ था उसमें चंपारण और मुजफ्फरपुर जो क्षेत्र था उसमें अधिक हुआ था विद्रोह। 1830 ईस्वी में के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो 1830 ईस्वी में जो भावी आंदोलन हुआ था उसका नगर केंद्र था आपका पटना। निम्न कथनों को ठीक है ध्यान से देखिए। तो ये तब का है जब झारखंड साथ में था। उसमें क्या है, पहला कथन है कि दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार के अपेक्षा अधिक विकसित है। तो दक्षिणी बिहार के रूप में आपका झारखंड आता है। झारखंड क्या अधिक विकसित है? नहीं, तब तो और भी नहीं था और आज के डेट में भी नहीं है। और दक्षिणी बिहार में उद्योगों का काफ़ी विकास हुआ है। हाँ सही बात है, क्योंकि झारखंड में ही आपका मोस्टली चीज़ें पड़ती हैं, सारा जो खनिज उर्वरक वगैरह वहीं पर है। तो वो जैसे वहाँ पर उद्योग का विकास तो है। तो ए तो गलत है और बी, ए असत्य और बी सत्य है, ठीक है। भारत का सर्वोत्तम खनिज उर्वरक है, तो सर्वोत्तम जो खनिज उर्वरक है वो हजारीबाग में आपको देखने को मिलेगा। तो बी नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। वह क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1955-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो भागलपुर और राजमहल पहाड़ी का जो क्षेत्र था वहाँ पर संथालों ने अपना जो सरकार है उसकी घोषणा कर दिया था, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि यहाँ देखिए बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है। तो बिहार में कृषि का वो जीवनदायी स्वरूप है, बस उससे कमा सकते हैं, खा सकते हैं, यानी कि उत्पादन करके अपना जीवन चला सकते हैं और कुछ नहीं है। ये सारे आपके करंट के क्वेश्चंस है। बिहार में गंगा से मिलती है। तो बिहार में गंगा से कौन कौन सी नदी मिलती है? गंडक मिलती है, सोन मिलती है, पुनपुन मिलती है। आप पुनपुन के बारे में तो अभी मैं बताई थी कि कहाँ से ये कहाँ कौन सी जगह पर मिलती है। आप ये इन तीनों के बारे में बताएं कि कौन कौन सी जगह पर मिलती हैं, ठीक है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ये तब जब झारखंड साथ में था तो 174,000 वर्ग किलोमीटर था। अभी के टाइम में ये 94,163 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब। अच्छा, देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये तब का था, तो कच्चे तांबा का के क्षेत्र में दूसरा। अभी तो तांबा का उत्पादन होता नहीं, झारखंड में होता है। बिहार में पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? कहाँ स्थापित की गई थी? तो मरहौरा में चीनी मिल स्थापित की गई थी 1994। ये छोड़ दीजिए, ये सब करंट के क्वेश्चन है। चलिए आगे हम देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपका जो है वो है ये देखिए, ये थोड़ा सा मतलब ब्लर हो गया, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ कि क्या लिखा है। ट्राम्प ऑफ द स्पिरिट, ट्राम्प ऑफ द स्पिरिट नामक रचना किससे संबंधित है? तो ये आपका एक तो ये रोमी देवी के द्वारा लिखा गया था। जो कपिल देव थे क्रिकेटर, उनके जीवन पर लिखा गया था ये विवरण, और इसका जो विमोचन है वो किया था MF हुसैन ने। तो ये सारा चीज़, ये तो चलो ये उतना मायने नहीं रखता, ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था। लेकिन ऐसा पूछा जा सकता है कि ट्राम्प ऑफ द स्पिरिट किसके लाइफ से जुड़ा हुआ है या फिर इसके रचनाकार कौन है। तो ध्यान में रखें, इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरे सारा करंट का देखिए कि कितना सारा करंट का क्वेश्चन आ रहा है। नासक क्या होता है?
तो नासक जो है ये भी उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नासक क्या है। तो हम लोग नासक अगर आएगा हमें पता नहीं रहेगा तो हम पीड़ा का नासक या पता नहीं क्या क्या सोच लेंगे। ये एक प्रक्षेपास्त्र थी, नौका प्रक्षेपास्त्र थी, भारत के द्वारा बनाई गई, वो थी नासक। चलिए अगला हम देखते हैं, वो सारा करंट का क्वेश्चन है, यहाँ देख लीजिए। कितने सारे करंट के, मुझे लगता है कि लगभग 30 क्वेश्चन तो करंट से पूछ लिए गए हैं। हाँ यहाँ देखिए आप, नागानंद, यहाँ पर स्तंभ ए और बी दिया गया है, मिलान करना है। तो नागानंद के लेखक हर्षवर्धन, हर्षचरित्र बाणभट्ट, तुगलकनामा के लेखक कौन थे? अमीर खुसरो, ताउल मो के लेखक राजा राम मोहन राय और नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था? तो 670 ईस्वी में उन्होंने बिहार का भ्रमण किया था। अभी पिछले में पूछ लिया गया था कि फायान किसके टाइम में आया था यहाँ बिहार में या भारत में। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो क्रमिक पतन की बात हो रही है गुप्त काल में, जो स्टार्टिंग के जो गुप्त काल के संस्थापक और उसके बाद के जो उसके राजाएं हैं, वो उनका तो विकास लेवल अच्छा था, पर धीरे धीरे इसका पतन होते चला गया, तो गुप्त काल का क्रमिक पतन के रूप में है। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व जो था वो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता था। ठीक है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रम गृह के रूप में किया था? तो बराबर का जो गुफाएं था वो अजिप्को के लिए बनाया गया था, अजिप्को के आश्रम गृह का वो एक रूप था। अभी भी बराबर की गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी, आप जाकर देख सकते हो। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्र में भू राजस्व जो था वो 1/6 हो गया था। अच्छा, एक सेट में मैंने बताया था कि कौन सा टाइम था जब 1/3 आधा लिए जाने लगा था, 1/2 लिया जाने लगा था कर, और दूसरी चीज़ कि जो बीच में जो बिचौलिए थे उन्हें भी हटा दिया गया था उस टाइम में। तो आप एक बार बताएं कि किसके टाइम में ऐसा किया गया था? मैंने जो इसके पहले जो सेट करवाया था उसमें ही था वो। ठीक है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल, तो 9वां मंडल किसको समर्पित है? 9वां मंडल में सोम देवता को समर्पित है, और एक इसमें क्या था कि एक पेय पर आधार नामांकित देवता थे। ठीक है, सोमरस की जो बात की गई थी, तो ये आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो हड़प्पा काल में मिट्टी का बर्तन पर लाल रंग का उपयोग किया जाता था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम जो मुगल सम्राट था वो कौन था? तो मोहम्मद शाह जो थे वो अंतिम मुगल सम्राट थे। उसके बाद जब मोहम्मद शाह जो है वो अंतिम बैठते हैं, उसके बाद क्या होता है कि नादिर शाह जो था 1739 ईस्वी में वो आक्रमण करता है यहाँ पर, और उस मोहम्मद शाह को हरा देता है। और उसके बाद वो क्या करता है कि जो प्रसिद्ध आपका जो मयूर सिंहासन था वो और जो कोहिनूर हीरा था वो दोनों वो अपने साथ लेकर के चला जाता है। ठीक है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो पहले स्थान पर तो आपका गुजरात हो गया, गुजरात से सोरा और अफीम प्राप्त होता था। उसके बाद फिर बंगाल नहीं, उसके बाद वो आपका हो गया बिहार। ठीक है, निम्न अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दिया था? तो जहांगीर ने खान की उपाधि सर टॉमस रो को दिया था। वो सर टॉमस रो इससे जहांगीर से जो व्यापार के लिए उसकी परमिशन मांगने आया था। ठीक है, मध्यकाल में बिहार शरीफ का जो नगर है वो महत्वपूर्ण रहा। तो बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहने की बात है, तो आज भी और पहले वो फेमस था। तो 2 और 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो सरफुद्दीन मनेरी जो थे वो फिरदौसी जो संप्रदाय हो गया उससे वो संबंधित थे। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसे बहमनियों ने से गोवा को छीन लिया था। तो वो हरिहर प्रथम जो थे उन्होंने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। ठीक है, अगला हम देखते हैं
कि 19वीं शताब्दी, सॉरी ये हो गया ना, निम्न से कौन सी भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित नहीं करता? तो खराज, उस्र और मुक्ताई जो थे ये सारे भूमि पर लगने वाले कर थे, लेकिन खम्स जो था वो भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था। ये क्या था कि जैसे लूटा हुआ जो धन होता था ना उसको खम्स बोला जाता था। अगला देखिए कि 19वीं शताब्दी में धर्म और समाज सुधार आंदोलन में जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया गया? तो धर्म और समाज सुधारक आंदोलन की बात की जाए तो उसमें जो उच्च स्तरीय यानी नगरीय उच्च जातियां जो थी, उसके अलावा जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, ये सारे लोग उसमें शामिल हुए थे। तो इसका आप ऑप्शन देख लीजिए, किसको आकर्षित किया था, इसको ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या क्या है। हाँ 1 2 3, तो जो भी ऑप्शन अभी बताया वो यानी कि उच्च स्तरीय नगरीय वर्ग जो लोग थे यानी उच्च जाति के लोग थे, निम्न वर्ग के भी कुछ लोग शामिल थे। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश का अधिकार की मांग की संस्तुति के लिए 1899 ईस्वी में तरुणनेल वैली के भयंकर दंगे हुए थे? तो ये देखिए, मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेल वैली में भयंकर दंगे हुए थे। तो नाडास्त्र जो थे उनके द्वारा मांग किया गया था मंदिरों में प्रवेश का और उसके लिए दंगे हुए थे। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। महाराष्ट्र के 21 समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। तो गोपाल हरि देशमुख जो थे उन्हें लोकहितवासी कहा जाता है। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया था। वो उसकी प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में आया था, है ना, 1773 ईस्वी में आया था और उसके बाद 1774 ईस्वी में प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है। अगला हम देख लेते हैं क्वेश्चन। 1856 ईस्वी में निम्न कानून पारित हुआ। तो 1856 ईस्वी में कौन कौन से कानून पारित हुए थे? आप देख सकते हो धार्मिक असुविधा कानून और उसके अलावा हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, ये पारित हुआ था आपका 1856 ईस्वी में। फिर उसके बाद आपको जो सती प्रथा का जो अंत हुआ था, वो मैंने पिछले ही सेट में बताया कि सती प्रथा का अंत कब हुआ था, लेकिन यहाँ सती निषेध रेगुलेशन जो हुआ था, तो सती निषेध रेगुलेशन की बात की जाए तो 1829 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और जो वहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे उनके टाइम में ये हुआ था। राज हड़पने का सिद्धांत तो ये आपके हो गए, लॉर्ड डालहौजी के ने लाया था राज हड़प की नीति। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे जो थे वो बिरसा मुंडा के गुरु थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। ओके। और दूसरा है, इसका रीजन दे रहा है यानी कि कारण में दे रहा है कि इनका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। तो कह रहा है कि ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए पृथक रहा और रीजन ये नहीं था, ये रीजन नहीं दिया था। तो कथन जो है वो सही है, यानी ए ऑप्शन सही है, आर जो है वो असत्य है। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स का गठन जो आपका 1927 ईस्वी में हुआ था। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। सी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का जो सदस्य बना था वो एम.एन. रॉय जो थे वो प्रथम सदस्य थे। खुदाई खिदमतगाह संगठन की स्थापना किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगाह की स्थापना किया था। कब किया था? ये 1930 ईस्वी में क्या हुआ था, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था और उसी टाइम में उन्होंने उसका स्थापना किया था। जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे उनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम। तो जो असहयोग, हाँ ठीक है, तो इसका सही क्रम देख लीजिए। आप देखिए कि चौरी चौरा जो कांड था वो 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। उग्रवीर द्वारा पुलिस थाने को जलाना, सीमांत गांधी जी का आंदोलन का स्थगन
और गांधी जी की गिरफ्तारी। ये सारा ऑप्शन दे रखा है ना। तो पहले क्या हुआ कि चौरी चौरा कांड हुआ था आपका 5 फरवरी 1922 में। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि जो भीड़ थे उन्होंने पुलिस थाने को जला दिया था। उसमें कई पुलिस वाले जल करके मारे भी गए थे। फिर क्या किया कि इस चीज़ से, क्योंकि उस समय में आपका गांधी जी का जो था वो दूसरा एक क्या बोलते हैं, जैसे वो सत्य अहिंसा पर आधारित जो उनका चलता था सारा चीज़ कि अहिंसा नहीं करना है। तो गांधी जी ने क्या किया कि उसका जो आंदोलन था उसका उन्होंने स्थगन कर दिया और उसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये चारों के चारों सही क्रम में दे दिया गया है। तो आपका ए नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। उसी टाइम में आपका बारदोली में जो है वो कांग्रेस का कार्यकारिणी द्वारा आंदोलन को वापस लिया गया था। ये कई बार पूछा जा सकता है कि कहाँ से वापस लिया गया था, तो बारदोली से वापस लिया गया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता में ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों से भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो ये महात्मा गांधी जो थे उन्होंने ऐसा देखा था और उन्होंने ऐसा बोला था। 1919 ईस्वी में ये खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। ठीक है, निम्न में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो होम रूल लीग की स्थापना की बात की जाए तो उसमें एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और ये एम सुब्रमण्यम अय्यर तो थे, लेकिन टीए आलकाट नहीं थे। होम रूल आंदोलन जो था वो चला कब था? तो 1916 ईस्वी में उसका जो है घोषणा किया गया था, गठन किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। निम्न वर्गों में से कौन सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो 1905 का जो स्वदेशी आंदोलन हुआ उससे अप्रभावित रहने वाले जो थे कृषक और मुसलमान, वो अप्रभावित रहे। बाद बाकी महिलाएं और बुद्धिजीवियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ये देखिए एक मिनट। अब अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना जो है वो ज्योतिबा फुले ने किया था। इसमें क्या था कि जो दलित वर्ग थे उनके उत्थान के लिए ये कार्य किया गया था। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले की बात की जाए तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना उन्होंने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी उनका नाम क्या था? तो जो एनी बेसेंट थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये देखिए डी नंबर ऑप्शन में है, सही ऑप्शन है आपका एनी बेसेंट। 1917 ईस्वी में उन्हें महिला अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद 1925 ईस्वी में सरोजनी नायडू को बनाया गया और 1933 ईस्वी में आपका जो नलिनी सेनगुप्ता थी उनको महिला का अध्यक्ष बनाया गया 1933 में। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। तीनों में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन की बात करें तो 1924 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। क्या हुआ था कि 1928 में, अब 1928 की बात की जाए तो 1928 में हिंदुस्तान जो स्पेशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। यहाँ रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी और 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की बात जो स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना किया था, इसका अध्यक्ष थे चंद्रशेखर आज़ाद। अगला है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला जनजाति का नाम क्या है? तो खोंड जनजाति जो है उन्होंने विद्रोह किया था। उनमें क्या था कि मानव बलि वो लोग देते थे, उनमें मानव बलि की जो प्रथा थी और उसका एक नाम भी था जो मारिया नाम उसका था। उस नाम से ये जो उनकी प्रथा थी वो प्रचलित थी। अगला देखेंगे कि 1857 ईस्वी में के विद्रोह में बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया।
बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह का विस्फोट का सही क्रम क्या है? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका जो अलग अलग नगर जो क्रम वाइज आते हैं वो है आपका रोहिणी पहले हुआ, फिर पटना में, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर में। इस क्रम में वहाँ पर विद्रोह हुआ था। निम्न वर्गों में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था उसमें साहूकार लोग जो थे और जमींदार लोग थे इन्होंने भाग नहीं लिया था। बाद बाकी मजदूर और कृषक लोग तो भाग लिए थे। किसने 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की जो संज्ञा दी है वो दिया है? तो सर जेम्स ऑस्ट्रम एंड डब्ल्यू टेलर, ये जो दो लोग थे उन्होंने षड्यंत्र के रूप में इसको लिया था और उसका मतलब षड्यंत्र के रूप में इसको बोला है। अगला हम देखेंगे कि ये आपका आ गया क्वेश्चन, आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। पहले पूछा जाता था, अब के टाइम में क्या है कि वही 10 नंबर का मैथ पूछा जाता है। तो इसका मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन सा आंसर होगा। इसको डिस्क्राइब नहीं करूंगी क्योंकि डिस्क्राइब करने के चक्कर में क्या होता है बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं आपको सबका आंसर बता दे रही हूँ। जो 40 का हो जाएगा आंसर, 140 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए मार्क कर रखा है, एक एक करके स्क्रॉल कर देती हूँ मैं। सी नंबर ऑप्शन 141 का बी नंबर ऑप्शन सही है, 142 का सी नंबर ऑप्शन सही है, 143 का आपका बी नंबर ऑप्शन सही है, 144 का बी नंबर ऑप्शन सही है, 145 का डी ऑप्शन सही है, 146 का बी ऑप्शन, 147 का ए, 148 का ए, 149 का बी, 150 का ए नंबर ऑप्शन सही है। इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, फिर उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सॉल्यूशन या फिर मैं दूसरा लेक्चर ही बना करके छोटा सा 10 मिनट 5 मिनट या 15 मिनट का कोई लेक्चर वीडियो बना करके उसमें डाल दूंगी हर क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप देखते रहिए, अपना मेहनत करते रहिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप हर दिन, अभी अपने यहाँ मार्केट में काफ़ी बुक्स अवेलेबल होंगी प्रैक्टिस सेट की, तो आप उससे प्रैक्टिस किया करें। प्रैक्टिस सेट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। यहाँ हम देखते हैं कि कई क्वेश्चन जब हम ऑप्शन से देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के टाइम में जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल माइंड में स्ट्राइक करता है, हिट करता है कि नहीं यही ऑप्शन होगा। कई क्वेश्चन ऐसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। बाद बाकी एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाए, जो कि मैं एक शुरू से और एक लास्ट से करवा रही हूँ, तो ये एक बार ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करवाऊँगी। तो आप अपने अनुसार से भी थोड़ा करते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कर दें। लेकिन डिसलाइक करते हैं, मैंने देखा कि 1-2 डिसलाइक आते हैं, पर अगर आप डिसलाइक करते हो तो एक बार रीज़न ज़रूर बता दिया करें। उससे क्या होगा, आपने डिसलाइक किया इट मीन्स कि आपको उस चीज़ थोड़ा ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो सॉरी 1 मिनट, ये क्या हो गया, आप ज़्यादा अच्छा उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस कारण से आपने, हाँ आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे इस कारण से आपने उसे डिसलाइक किया। तो एक बार आप रीज़न बता दें जिससे कि इम्प्रूव किया जा सके, जिससे कि आपको और आपके जो साथी लोग हैं उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। और जो भी मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ बीच बीच में उसका आप जवाब दे दिया करें। उससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा अटेंटिव हो जाओगे। क्या होता है कि हम जब लेक्चर सुनने लगते हैं तो माइंड से हमारे निकल जाता है कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम सुन तो रहे हैं पर हमारा माइंड जो है इधर से उधर कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाता है। तो बीच में क्वेश्चन पूछने का वही रीज़न होता है कि जिससे कि क्वेश्चन पूछने पर आप वहाँ पर फिर से कॉन्सेंट्रेट कर सको, यही रीज़न है और कुछ नहीं। इसके बाद आप अपने साथियों के साथ शेयर किया करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो। अगर पसंद नहीं आता तो मैं शेयर नहीं करने बोल रही, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं आ रहा तो शेयर करके फिर क्या करोगे आप। बाद बाकी आप अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहें। मेंस के लिए बहुत कम टाइम मिलता है, तो आप साथ के साथ मेंस का भी ध्यान से देखें और मेंस के लिए भी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, फिर आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।